हेलो दोस्तों, नमस्ते। कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 प्रैक्टिस सेट हम पढ़ चुके हैं, आज ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में से। पहला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला था बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी आपका सही जवाब हो जाएगा। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला था बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी जो था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापना की, तो संस्थापक कौन था? स्थापना किसने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, ठीक है। पेन ये वाला सही है ना? कुमारगुप्त, ठीक है। नहीं तो व्हाइट भी ले सकते हैं अपन। देखो, गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ध्यान रखना कि इसे गाजी मलिक भी कहते थे। गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक को, ये तुगलक वंश का क्या था? तुगलक वंश का संस्थापक था। तुगलक वंश का संस्थापक था। अगली बात करूं मैं बलबन की, तो बलबन ने लौह रक्त नीति चलाई थी। लौह रक्त नीति चलाई। नौरोज त्योहार शुरू किया था इसने। नौरोज त्योहार, सिजदा और पेबोस प्रथा शुरू की थी इसने। सिजदा और पेबोस प्रथा शुरू की थी किसने? बलबन ने। तो इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका सागर माथा। सागर माथा के नाम से जाना जाता है। बात हुई माउंट एवरेस्ट की, तो ये हिमालय प्रदेश, हिमालय जो पर्वत है उसका एक हिस्सा है। इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,850 मीटर। 8,850 8,850 मीटर। हिमालय पर्वत ही जो है, देखो, एक कहने का मतलब ये है कि ये जो माउंट एवरेस्ट है वो किस जगह पर पड़ती है? माउंट एवरेस्ट, है ना। ये माउंट एवरेस्ट जो पड़ती है ये नेपाल में पड़ती है। नेपाल, है ना, नेपाल में। और यह ध्यान रखने लायक चीज है कि ये टॉप 10 जो आपको ऊंचे स्थल मिलेंगे, टॉप 10, ये सब हिमालय पर ही मिलेंगे। हिमालय, विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है टॉप 10, वो सब हिमालय पर ही मिलने वाली है। ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय आपको कहां पर मिलेगा? ठीक है, तो इसरो का मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु। अगर इसरो की बात करूं तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इसरो का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिल जाता है। इसरो की स्थापना 1969, स्थापना कब हुई है? 1969 में स्थापना हुई। इसके अलावा अगर ध्यान दो तो इसरो जो है अब क्या करता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, अभी इसी ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, चंद्रयान 3। और हम साउथ पोल पर, साउथ पोल किसके? चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने थे, पहले देश। और ओवरऑल में चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना था भारत, चौथा देश बना था, ठीक है। इसके अलावा जेनेवा की अगर बात करूं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं हम WHO का मुख्यालय कहां पर मिलेगा आपको? जेनेवा में मिलेगा। इसके अलावा पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय मिल जाएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण, राजस्थान, 1974। पोखरण राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम रखा था? स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। ट्राम्बे जो महाराष्ट्र है वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? ट्राम्बे महाराष्ट्र में
आपको मिल जाएगा बार्क, बार्क, बार्क मिल जाएगा भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र। बार्क का मुख्यालय ट्राम्बे महाराष्ट्र। श्री हरिकोटा जो है यहाँ पर ही आपको मिलेगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तारापुर जो है वहां पर आपको एक परमाणु संयंत्र है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में क्या पड़ता है आपका, तारापुर परमाणु संयंत्र है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है ना। तो इसके अलावा अगर आप देखा जाए, इसके अलावा देखा जाए तो भारत ने सेकेंड टाइम परमाणु परीक्षण कब किया था, 11 मई और 13 मई 1998 को। इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। और जब पहली बार जब किया था इसका नाम क्या था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग जो लाइन है, जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइन का संबंध किससे है, तो रेल क्रॉसिंग से नहीं, आगे घुमाव से नहीं, पैदल चलने वालों के लिए सड़क पार करने के लिए बिल्कुल सही, आगे रास्ता बंद है ये भी गलत। तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज जो होता है वो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होता है कि एक बीच में एक टाइम लिमिट होता है, उसके भीतर आप उस जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार कर जाओ। ठीक है, जेब्रा क्रॉसिंग। इसके अलावा जो सिग्नल लाइनें होती है, सिग्नल रेड सिग्नल वाला जो होता है, तो रेड इसलिए लाइट का कलर होता है क्योंकि रेड का जो आपका तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, वो सबसे ज्यादा होता है, तरंग दैर्घ्य वो सबसे ज्यादा होता है लाल रंग का, इसीलिए सिग्नल की जो लाइटें होती है वो लाल होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, हरित क्रांति, तो हरित क्रांति जो है इनमें से खेती को उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था, खेती के उत्पादन को बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था। हरित क्रांति की बात करूं तो पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई, और ये गेहूं और चावल की फसलों के लिए स्पेशल लाया गया था। गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए, के उत्पादन में वृद्धि है ना, उत्पादन में वृद्धि, और इसमें सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई थी वो गेहूं में हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि गेहूं में हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, इसके अलावा अगर बात करूं इसका पार्ट सेकंड में आया था 1984 में, 1984 में। अब इसमें एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है भारत में, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, हरित क्रांति के क्या है, जनक है। इसके अलावा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए आई थी, श्वेत क्रांति ये क्या था, ये दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आई थी, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1970 में आई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, वर्गीस कुरियन, ये श्वेत क्रांति, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो सूचना का अधिकार है वो आपका लागू हुआ 2005 में, ठीक है। सूचना का अधिकार, सूचना अधिनियम 2005 में है, जिसे हम RTI बोलते हैं, RTI, इसका मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI कब आया था, 2005 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है, आईने अकबरी के लेखक, देखो अकबर जो है उसने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल, सही जवाब क्या हो जाएगा, अबुल फजल। जबकि विष्णुदत्त ने कौन सा लिखा है, पंचतंत्र, सबसे पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र, इसमें जो जानवरों की कहानियां होती थी है ना, जंगली जानवरों की, पंचतंत्र, वो विष्णुदत्त। कल्हण ने लिखा है राज तरंगिणी, कल्हण की रचना है राज तरंगिणी, ठीक है, ये कल्हण ने लिखा है। और राज तरंगिणी में आपको मिलता है कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राज तरंगिणी में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें।
अगला क्वेश्चन आपका, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुंबई है ना। वैसे भी शिवाजी कहाँ से, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुंबई। और यहीं पर आपको क्या मिल जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा। इसके अलावा नागपुर की अगर बात करूं, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, वर्तमान महाराष्ट्र। पुणे जो पड़ता है वो भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पुणे भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। जबकि देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो है वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है देश का, और ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है आपका? नई दिल्ली में। जबकि सबसे विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है आपका दुबई, दुबई एयरपोर्ट। ठीक है, दुबई एयरपोर्ट ये सबसे। चलो नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। अगर 8 मिनट 16 सेकंड भी आपको ऑप्शन मिले, 8 मिनट 16 सेकंड भी आपको ऑप्शन मिले तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड, 1/3 सेकंड लगता है ना। अगर बात करें चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, पृथ्वी की परिक्रमा अगर चंद्रमा करता है तो उसे कितना समय लगेगा, तो इससे लगेगा 27 से 28 दिन। ठीक है, 27 से 28 दिन लगते हैं। जबकि अगर बात करूंगी पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में कितना दिन लगेगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी अगर सूर्य की परिक्रमा करे, सूर्य की परिक्रमा करती है तो फिर उसे कितना दिन लगता है? 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य गेंडों के लिए फेमस है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान का पूछे तो ये केरल में पड़ता है आपका पेरियार। अगर गिर पूछे तो ये गुजरात में पड़ जाएगा आपका गुजरात। गिर, गिर बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, बब्बर शेरों के लिए। जबकि पेरियार आपको कुछ भी पूछे, चाहे पेरियार आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे, पेरियार नदी पूछे, पेरियार बांध पूछे, जो भी पेरियार कुछ भी पूछेगा आपका उसका सही जवाब केरल ही होगा। जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि मंडला जिले में पड़ता है, मंडला। ठीक है, मंडला। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सही जवाब है सुंदरवन। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। और यहीं पर आपको क्या मिलेंगे? मैंग्रोव वन मिलेंगे। ठीक है, सुंदरवन, आपसे सुंदरवन का डेल्टा याद आ रहा होगा, सुंदरवन से सुंदरवन का डेल्टा, वही सुंदरवन के वनों में सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जबकि नैनीताल आपको उत्तराखंड में मिलेगा, मसूरी भी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की क्या है? शिमला राजधानी, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है लूनी। तो लूनी जो है वो तो कच्छ के रण में, मतलब कच्छ के रण जो कि गुजरात में पड़ता है, कच्छ का रण है ना, गुजरात राजस्थान गुजरात में पड़ता है, वहां जाके क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है।
ये नदी क्या हो जाती है, वहां जाकर लुप्त हो जाती है कच्छ के रण में जाकर। जबकि यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। यमुना और घाघरा दोनों, यमुना और घाघरा दोनों क्या है ना, यहाँ उपरोक्त दोनों आना चाहिए, उपरोक्त दोनों, क्योंकि यमुना और गंगा दोनों ही क्या है, सहायक नदी है गंगा की, दोनों ही सहायक नदी है, दोनों गंगा में जाके मिलती है। जबकि यमुना तो सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की, सहायक नदी। जबकि हम घाघरा को, घाघरा जो है वो शारदा में जाके मिल जाती है, बाद में शारदा नदी में जाके मिलती है ना। ऐसे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, इसको घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं, सरयू नदी, जो कि अयोध्या इसी नदी के किनारे है, अयोध्या, अयोध्या जो है वो इसी नदी के किनारे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 इंच। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं 1 फुट में। समुद्र तल से सॉरी, समुद्र तल से मापी गई लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे ऊंचाई कहा जाता है, ऊंचाई। अब यहाँ पर आपको अक्षांश और देशांतर भी होता है, तो समझने की कोशिश करा। ये ग्लोब है आपका, तो ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है, जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है उसे अक्षांश कहा जाता है। जो अफ और आड़ी है ना, अफ और आड़ी, जो आड़ी रेखाएं खींची जाती है उसको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। और ये जैसे 0 डिग्री जो रेखा होती है इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं हम, भूमध्य रेखा। और आपका इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इक्वेटर, विषुवत रेखा है ना, इसको क्या बोला जाता है? इक्वेटर बोला जाता है, इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर कहा जाता है इसे। इसके अलावा इसके ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? उसे कर्क रेखा कहा जाता है। और जो नीचे 23.5 डिग्री पर होती है उसे कौन सी रेखा कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। जबकि जो खड़ी लाइनें खींची जाती है, इस टाइप की जो खड़ी लाइनें खींची जाती है, इस टाइप की जो खड़ी लाइनें खींची जाती है उसे क्या कहा जाता है? उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। मतलब जो खड़ी रेखाएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। जो खड़ी लाइनें होती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। वायरस, वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। अमीबा और इसके बाद बैक्टीरिया, देखो बहुत सारी चीजें हैं। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी बहुत सारी है, जैसे हैजा, टीबी, टिटनेस, वो सारी चीजें हैं जो वायरस से होने वाली भी निम्नलिखित है। जैसे एड्स, प्रमुख बीमारी बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, पोलियो है ना, चेचक है ना, तो इस टाइप से बहुत सारी वायरस से होने वाली बीमारी और बैक्टीरिया से होने वाली। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? ऐसी कौन सी गैस है जो अक्रिय गैस है? तो जो हेलोजन ग्रुप में हो, मतलब कोई किसी गैस के साथ क्रिया ना करे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीलियम। हीलियम जो होती है वो किसी की गैस के साथ, ये एक अक्रिय गैस है। बाकी जितनी भी गैस यहाँ पर है ये भी क्रिया करती है, ये भी क्रिया करती है, ये भी क्रिया करती है और ये भी क्रिया करती है। तो ध्यान रखो, जो अक्रिय गैस है वो कौन सी है आपकी? इसको हेलोजन ग्रुप में रखा जाता है, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप। इसके अलावा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, इससे भी आपको याद रखने की आवश्यकता है ना। इसमें एक दो चीजें आप ऐसे याद रख सकते हो कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक यही पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन है। पूरे वायुमंडल में, जो पृथ्वी का वायुमंडल है उस पर सबसे ज्यादा पाई जाती है 78%, जबकि ऑक्सीजन 21% होता है, ठीक है, ऑक्सीजन 21। मानव शरीर में अगर बात करें ऑक्सीजन कितनी होती है मानव शरीर में, क्योंकि वायुमंडल में तो 21% पाई जाती है, मानव शरीर में 65% के लगभग पाई जाती है ऑक्सीजन मानव शरीर में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें थी पढ़ ली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस अक्रिय गैस है? हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया में प्रयुक्त होता है। तो मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष है ना। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस। जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस,
उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका अर्थ उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष। मतलब इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष, मतलब इसमें क्या होता है कि निकट का तो क्लियर दिखाई देता है, निकट मतलब इसमें दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता इस वाले में, और इसमें दूर का दिखाई देता है, दूर का दिखाई देता है। मतलब ये नाम के ऑपोजिट है, नाम निकट दृष्टि दोष, मतलब ऐसा लगता है कि निकट का दृष्टि दोष होगा, लेकिन नहीं, निकट में साफ दिखाई देता है, दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, नेक्स्ट, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक है, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या होता है, तो वायु का प्रमुख कारक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO कहते हैं, जबकि CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ से ध्यान रखने लायक चीजें ये है आपका कि यहाँ पर पूछा है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण कौन सा है, तो ये सही जवाब है आपका। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड, हीलियम, हीलियम जो है वो आपकी सबसे हल्की गैस है ना, हल्की गैस है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। कोई नाइट्रोजन का भी है और वायुयान में इसका भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो गैस है इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन क्रिया जो शुरू हो जाती है वो मुख से ही शुरू हो जाती है, पाचन क्रिया मुख से शुरू हो जाती है, फिर ग्रास नली में भोजन पहुंचता है, ग्रास नली के बाद ये भोजन पहुंचता है आपका अमाशय में, स्टोमक में, अमाशय के बाद फिर छोटी आंत, छोटी के आंत के बाद फिर बड़ी आंत, और उसी के साथ गुदा द्वारा भोजन बाहर हो जाता है। यानी ये पूरी प्रोसेस होती है आपकी, है ना, पाचन क्रिया की। इसमें आपके मुख में बहुत सारी लाल ग्रंथियों द्वारा पाचन शुरू कर दिया जाता है, तो शुरुआत यही से ही हो जाती है, मुख से। इसके बाद ग्रास नली पचाने का काम नहीं करता, इन सब में से पाचन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, तो ग्रास नली सिर्फ और सिर्फ एक वाहक का काम करती है, पचाने का काम नहीं करती, पाचन का कार्य नहीं करती है। अमाशय जो होता है स्टोमक, इसी में आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। छोटी आंत में भोजन सर्वाधिक समय तक रहता है, भोजन सर्वाधिक समय, भोजन आपका सर्वाधिक समय तक कहाँ रहता है, छोटी आंत में रहता है, और यहीं पर आपको खनिज लवण सब, है ना, इसी से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बड़ी आंत में तो सिर्फ अनपचा भोजन पहुंचता है, अनपचा भोजन, है ना, अनपचा भोजन, जहां से सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है, जल का ही अवशोषण होता है सिर्फ, बाकी, है ना, बाकी छोटी आंत में हो जाता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, संगमरमर किसके रूपांतरण से बनता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका चूना पत्थर, चूना पत्थर इसका सही जवाब होगा। जबकि ग्रेफाइट तो एकमात्र ऐसी अधातु है, एकमात्र ऐसी अधातु है जो आपकी विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक, विद्युत की सुचालक होती है। जबकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चूना पत्थर। संगमरमर किसका रूपांतरण है ना, तो आपके चूने पत्थर का। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे जो होते हैं, पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण, भोजन का निर्माण करते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण को। तो इसका जवाब तो हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और इसके बदले में आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होती है आपकी O2 जो होते हैं, इसको छोड़ते हैं, ठीक है, रिलीज करते हैं इसी से। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है इसी के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट होता है अपना सोडे का खट्टा होने का क्या कारण है, सोडे का जो खट्टा होने का कारण है वो होता है आपका फास्फोरिक एसिड। सोडे की अगर बात करूं मैं, तो घर में जो खाने का सोडा जो होता है, और एक होता है धावल सोडा या धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा। तो जो ये सोडियम कार्बोनेट का होता है, सोडियम कार्बोनेट,
सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। तो इसमें मैंने ऐसे याद रखने के लिए भी बोला था आपको कि जो खाने के लिए जो होता है वो खाना बाई बनाती है, तो बाई जिसमें भी यूज हो जाए आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो खाने का सोडा हो जाता है। नेक्स्ट, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? कोई भी धातु अगर या कोई भी पदार्थ अगर तरल अवस्था में है, तो तरल अवस्था में है तो तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तरल से अगर ठोस बन रहा है, अगर जैसे उदाहरण के तौर पर वाटर अगर आइस में चेंज होता है, आइस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हिमांक कहा जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? हिमांक हो जाएगा। जबकि क्वथनांक को देखना तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जल उबलता है, उबलने लग जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। इसके अलावा आप देखोगे ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे कपूर का उड़ना ये इसी का एग्जाम्पल होता है। कपूर का उड़ना किसका एग्जाम्पल होता है? कपूर एक ठोस होता है और सीधे वायु में उड़ जाता है और गैस बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलो की तरफ चले। चेचक किसके कारण होता है? तो सीधी सी बात है कि ये वेरियोला वायरस के कारण होता है ना। देखो चेचक ये हो रहा है वेरियोला वायरस के कारण, वेरियोला, है ना। और इसके बाद छोटी माता, ठीक है, वेरिसेला याद रख लो, इसमें वेरिसेला वायरस जो है वो छोटी माता के। अब ये चेचक को बड़ी माता भी बोलते हैं, बड़ी माता, ठीक है। और ये जो होते हैं ये वायरस से होने वाला रोग है, वायरस, और ये भी छोटी माता भी जो होता है वो वायरस से होने वाला ही रोग है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा चेचक किन कारणों से होता है, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में मुख्यतः कौन पार्टिसिपेट क्या चीजें होती है? तो यहाँ पे ध्यान रखो, तत्व से ऑक्सीजन जुड़ता है, तत्व से ऑक्सीजन हटता है, तत्व से हाइड्रोजन हटता है। देखो ए और सी इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि तत्व से उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और तत्व से हाइड्रोजन हटता है। मतलब जो आपका ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन जो है आपका ऑक्सीजन वो क्या कर रहा है, वो जुड़ रहा है, और उसके अलावा जो हाइड्रोजन है आपका वो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका वो माइनस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन माइनस हो रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। ए और सी दोनों हो जाएगा उसका। घन कोण का मात्रक क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, और जबकि घन कोण का जो मात्रक होता है, घन कोण, ठीक है, या ठोस कोण भी बोल सकते हैं, उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इसका क्या होता है, स्टेरेडियन। तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड से हम चाल का काउंट कर सकते हैं, है ना, चाल को काउंट कर सकते हैं मीटर प्रति सेकंड से। तो इसका सही जवाब तो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। चलो नेक्स्ट, किस किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऐसी कौन सी रेज होती है जो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गामा किरणें। गामा किरणें जो होती है, गामा किरणें, उसकी भेदन क्षमता सबसे इसकी गति भी बहुत ज्यादा होती है और इसकी भेदन क्षमता भी बहुत ज्यादा तेज होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा भेदन क्षमता होती है। जबकि रेडियो किरणों की बात करूं मैं, रेडियो किरणें, तो ये रेडियो किरणें जो होती है संचार के रूप में यूज होती है, जिसमें हम टीवी, रेडियो, टेलीविजन वगैरह में, है ना, इनमें यूज होती है। अगला है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें जो होती है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना। इसके अलावा एक्स किरणें, तो एक्स किरणें जो होती है उसमें हमें एक्सरे किया जाता है उससे, और इसकी खोज किसने की थी, रोंटजन, इसकी खोज रोंटजन ने की। अगला क्वेश्चन नंबर 29, सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मरकरी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सिनेबार जो होता है वो मरकरी का अयस्क होता है। इसलिए मरकरी का जो यूज किया जाता है हमें थर्मामीटर के भीतर किया जाता है, थर्मामीटर, है ना। इसमें पारा धातु का यूज भी होता है, आपका पारा धातु का यूज किया जाता है। इस थर्मामीटर की खोज किसने की थी, फेरेनहाइट ने, फेरेनहाइट। ठीक है, ये शरीर का तापमान
शरीर का तापमान मापने का काम करता है। शरीर का तापमान, है ना, क्या कार्य क्या है इसका, कार्य क्या है, शरीर का तापमान मापता है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, ये काम करती है आपके अपकेंद्रण पर, अपकेंद्रण पर काम करती है। इसमें जो बल होते हैं आपके दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, और एक होता है आपका अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, तो केंद्र की अंदर, केंद्र की तरफ अगर बल लग रहा है, केंद्र की तरफ, तो वो अभिकेंद्रीय बल होता है, और केंद्र की विपरीत दिशा में अगर बल लग रहा है तो वो आपका अपकेंद्रीय बल होता है।